नमस्कार साथियों। जनवरी के करंट अफेयर की क्लास में यानी अगली क्लास में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा ये क्लास जो चल रहा है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से चल रहा है, लेकिन आप अगर चाहें कि इसको डिटेल में पढ़ना, जैसे इस क्वेश्चन में और भी फैक्ट हो सकते हैं, उन फैक्ट्स को पढ़ना, तो आप हमारा द एनालाइजर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप इसे बिल्कुल फ्री में पढ़ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का कुछ भरोसा नहीं है। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जितना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है मैंने उतने ही डिस्क्रिप्शन से प्रश्न आए, उससे अधिक भी प्रश्न आ सकते हैं, या फिर कई अन्य फैक्ट से प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए खबरदार रहना है, तैयार रहना है, नहीं तो फिर पार हो ही जाना है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में पहला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भूमि रजिस्ट्री के साथ ही स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया को लागू करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि अब रजिस्ट्री होगा तो नामांतरण ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप जमीन की खरीदी करें तो आपको समझ में आएगा, या जमीन की बिक्री होती है तो समझ में आएगा कि राजस्व विभाग कैसे काम करता है। जो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता है उसी में सारी चीजों को बताया गया है कि जमीन कैसे खरीदा जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, कौन सी जमीन बेची जा सकती है, कौन सी जमीन खरीदी जा सकती है, दान में दिए गए जमीन को की क्या वैल्यू है, कैसे वापस, ये सारी चीजें उसी में बताई गई। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो उस जमीन को खरीदने के लिए सबसे पहले आप उस जमीन मालिक से मिलते हैं, और मालिक क्या करता है, मालिक बोलता है कि ठीक है आप मुझे कुछ पैसा दे दो। कितना पैसा? जितना भी पैसा। जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए की जमीन है तो मालिक कहता है कि आप मुझे 1 लाख रुपए एडवांस दे दो। आप उसे एडवांस दे देते हैं 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए एडवांस देने के बाद आपसे क्या करता है, वो एक तरीके का एक एग्रीमेंट करता है। किस प्रकार का एग्रीमेंट? उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि मैं अब इस जमीन को 6 महीने तक किसी और को नहीं बेचूंगा, 8 महीने तक किसी और को नहीं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि आपने 1 लाख रुपए की दे दी है, और इन 6 या 8 महीने जितना भी समय लिखा रहेगा उन समय के अंदर आपको अगर 10 लाख की जमीन है तो बाकी के 9 लाख रुपए आपको उसे देने होंगे। और 9 लाख रुपए जब देंगे तो आपको 9 लाख देने के साथ आपको एक काम और करना पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्री ऑफिस। रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, रजिस्ट्रार बैठे रहते हैं वहां, और वहां जाएंगे और उस जमीन का पूरा ब्यौरा जमीन मालिक द्वारा वहां पेश किया जाएगा, और रजिस्ट्रार आपको देखेगा, आपसे बातचीत करेगा, जमीन मालिक से बातचीत करेगा कि आप सच में बेचना चाहते हैं, आपको सारी राशि मिल गई है। और अब चेक के माध्यम से राशि दी जाती है, तो चेक उसी समय दिया जाता है। तो चेक मिला या नहीं मिला, चेक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजों को देखता है। जब रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है तो साइन कर देता है कि हाँ ये जमीन बिक्री हो चुकी है। तो मान लेता हूं मेरा नाम ए है और किसी जमीन मालिक का नाम बी है। अब इतनी प्रक्रिया करा लिया मैंने, तो ये जमीन बिक्री हो गई, किसके पास? ए के पास आ गई। लेकिन अब यहां रजिस्ट्रार ने कर दिया, मैंने पैसा भी दे दिया, सब चीज हो गया ऑफिशियली, अब ये जमीन मेरी हो गई, लेकिन अभी भी ये जमीन मेरी नहीं हुई है। जब तक मैं इस जमीन का नामांतरण नहीं कराऊंगा, यानी पहले बी के नाम से था, अब इसको मेरे को नामांतरण कराना पड़ेगा अपने नाम पर। इसके लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? मुझे चक्कर लगाना पड़ेगा पटवारी का, या तो मैं अगर जानकार व्यक्ति हूं तो मैं चला जाऊं कहां? तहसीलदार के पास, और बोलूं, एक आवेदन करूं कि मुझे इसका नामांतरण कराना है। तो तहसीलदार एक इश्तिहार निकाल देंगे, और इश्तिहार निकालेंगे मतलब एक तरीके का एक प्रचार कि ये जमीन इसके नाम पे नामांकित की जा रही है, बी के नाम पे बी से ए के नाम पे नामांकित की जा रही है। कोई इसमें ऑब्जेक्शन तो नहीं देना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर ये नामांकित कर दी जाएगी। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में क्या होता था? इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में आरआई, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन सभी लोगों का, अगर मैं कहूं स्पष्ट शब्दों में, तो कई जगहों पर कमीशन बंधा होता है। इसीलिए जब आप पटवारी के पास जाते हैं तो आपको घुमाता रहता है कि आप जब पैसे देंगे तो फिर काम हो। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए बहुत सारे सरकार ने व्यवस्था की। पहला क्या किया, उसने एक भुइयां नाम का वेबसाइट बनाया जिसमें जमीन का रिकॉर्ड रखा। अब इस पूरी प्रक्रिया में क्या होगा, मान लेते हैं मैंने रजिस्ट्री कराई,
लेकिन मैंने नामांतरण नहीं कराया। अब रजिस्ट्री हुई जमीन किसके नाम पे दिखाएगी, अभी भी बी के नाम पे दिखाएगी, क्योंकि नामांतरण होकर ये ए के नाम पे नहीं चढ़ा है। तो फिर से बी चाहे तो फिर से उसको किसी के नाम पे रजिस्ट्री कर दे, सी के नाम एक किसी और के नाम पे रजिस्ट्री, ऐसा करता जाए तो एक ही जमीन को कई बार बेच देगा। नामांतरण जब तक नहीं होगा तब तक स्पष्ट नहीं होगा कि ये जमीन किसके नाम पर है, बी के नाम पर ही दिखाता रहेगा। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए और नामांतरण अच्छी तरीके से निपटे, अच्छी तरीके से नामांतरण हो जाए, भूमि विवाद ना हो, इसलिए सरकार ने क्या किया, बहुत सारे उपाय अपनाए। पहला उपाय अपनाया कि भाई अब जब भी आवेदन करेगा कोई नामांतरण के लिए तो तहसीलदार को उसको 1 महीने में निपटाना ही होगा। तहसीलदार ने अगर आदेश दे दिया नामांतरण करना है तो पटवारी फिर उसको अपने पंजी में लेखबद्ध करेगा, उसके लिए उसको समय सीमा निर्धारित कर दी। सारी चीजें हो गई, लेकिन मान लेता हूं तहसीलदार के पास मैंने आवेदन किया ही नहीं, मैं खरीदने वाला हूं, तब तो मेरी जमीन किसी और को बिक जाएगी, अब मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो उसी सब समस्या से निपटान के लिए ये नया व्यवस्था लाया गया है। मैं तो इसकी सराहना करूंगा भाई, अच्छी व्यवस्था है। इसमें अब व्यवस्था बदल दी गई कि जब भी जमीन रजिस्ट्री होगी यानी बेची जाएगी, रजिस्ट्रार जैसे ही साइन करेगा ऑटोमेटिक नामांतरण की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, भू राजस्व संहिता के संशोधन के बाद तैयार किए जा रहे सॉफ्टवेयर को किस पोर्टल से जोड़ा जा रहा है ताकि नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः पूर्ण हो सके। तो वो पोर्टल है छत्तीसगढ़ का अपना पोर्टल है भुइयां, जो कि जमीन जायदाद के बारे में दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अब देखें, अभी कुछ दिन पहले यानी जनवरी में ही जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो छत्तीसगढ़ आए थे। तो पूछा है किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। तो बिलासपुर का एक केंद्रीय विद्यालय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जिसके दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए वो आए थे। ध्यान रखिएगा, 2 तरीके के विश्वविद्यालय सामान्य तौर पर आप देखते हैं, एक तो केंद्रीय विश्वविद्यालय और दूसरा होता है राज्य स्तर का विश्वविद्यालय। ठीक है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय का देखरेख और उसको फंड कौन देता है, केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है, राज्य स्तर में राज्य सरकार के द्वारा मिलता है। और जब भी दीक्षांत समारोह होगा, जब भी सर्टिफिकेट बांटने की बात आएगी, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में सामान्य तौर पर केंद्र का कोई पदाधिकारी आता है और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय में राज्य का पदाधिकारी, जैसे राज्यपाल आ गए, ठीक है, उपराज्यपाल आ गए, इस तरीके। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति की छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान माना एयरपोर्ट पर उन्हें विदाई देने कौन गया। तो सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल उनको लेने भी गए थे और राज्यपाल उन्हें विदाई भी दी, बाकायदा गमछा पहना करके उनको विदा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दोबारा चुने जाने वाले नेता कौन हैं, जिन्हें तीनों नामांकन उन्हीं के नाम पर दाखिल किए गए। तो वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंहदेव जी, यही हैं। पहले इनको मनोनीत किया गया था अध्यक्ष के रूप में, लेकिन बाद में इनको चुन भी लिया गया। ठीक है, 21 सितंबर 2023 को मनोनीत अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में इनको निर्वाचित कर लिया गया। ठीक, भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी के लिए छत्तीसगढ़ में नामांकन दाखिल करने वाले नेताओं में से निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव हो रही है तो उसमें कोई कांग्रेस का व्यक्ति तो नहीं होगा, तो टीएस सिंहदेव एक सामान्य सा उत्तर है, इसमें कांग्रेस के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा कुल कितने श्रमिकों को 28.41 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। तो इस श्रमिकों की संख्या है 75,543 और जो लखनलाल देवांगन हैं, अभी कोरबा के ये विधायक हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, इन्होंने अपने आवास में, अपने जहां रहते हैं रायपुर में, वहां पर एक कार्यक्रम रखा था जिसमें 75,543 श्रमिक परिवारों को 28.41 करोड़ रुपए की सहायता सामग्री वगैरह दिया गया। और इसी में अलग अलग क्षेत्र में दिया गया, जैसे कर्मकार योजना के अंतर्गत, नोनी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत, या फिर जो बुनकर योजना के अंतर्गत, ये सारी चीजें एक ही दिन दी गई। तो टोटल जो खर्च आया था वो था आपका 28.41 करोड़ रुपए,
और इसमें अगर पूछा जाए कि नोनी सशक्तिकरण के लिए और भी चीजों के लिए पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने कहा कि आप ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें फ्री में पढ़िएगा, अभी अपडेट हो जाएगा, फिर पढ़ते रहिएगा। तो अगर मैं कहूं कि मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत इसमें कितनी मतलब 7.85 करोड़ की रुपए की सहायता राशि दी गई, तो कितने लोगों को दी गई, तो 3,928 लोगों को दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 18 जनवरी का। 18 जनवरी का एक ही प्रश्न, देखिए 9 और 10 नंबर का प्रश्न अच्छे लेवल का नहीं था तो उसको हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, छत्तीसगढ़ के नगरीय ठोस अपशिष्ट में कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए किन 3 पक्षों के बीच त्रिपक्षीय एमओयू साइन किया गया था। कुल मिला के एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या बोलते हैं, एमएयू, फुल फॉर्म भूल रहा हूं, एमएयू, एक एमएयू साइन किया गया है। क्या हुआ, एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, सॉरी एमओयू नहीं, एमएयू नहीं, एमओयू साइन किया गया है। कुल मिला के 6 नगरीय निकाय हैं, शायद 6 आगे पढ़ेंगे तो अब स्पष्ट हो जाएगा। 6 नगरीय निकाय हैं, वहां पर जो ठोस अपशिष्ट कचरा निकलता है उसको बायोगैस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो पूछा है कि वो कौन कौन से 3 कंपनियां हैं जिसके बीच एमओयू साइन हुआ है। तो वो 3 कंपनियां क्या है, सीबीडीए, गोल इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, यानी ऑप्शन नंबर 3। और वो कौन कौन से सीबीडीए को अगर फुल फॉर्म देखें तो छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, गेल इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, 6 नगर निगम में ये किया जाएगा। ठीक है, और ये स्वच्छ बनाने के लिए किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 6 बायोगैस संयंत्रों से प्रतिदिन कितने मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन अनुमानित है। यानी 6 नगरीय निकाय में जो लगाया जाएगा, जो अभी एमओयू साइन हुआ है गेल और उसके द्वारा, क्या बोलते हैं उसको, सीबीडीए, गेल और बीपीसीएल के बीच जो समझौता हुआ है, वो 6 नगरीय निकायों में लगाया जाएगा। उसमें कितना बायोगैस बनाया जा सकता है, तो लगभग 70 मीट्रिक टन के आसपास बायोगैस बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 19 जनवरी का है। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत डिजिटल मैपिंग और स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया, जिसमें से बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता मिलेगी। यानी स्वामित्व योजना किस चीज के लिए सहायता करेगी, वो चीज पूछा गया है। स्वामित्व योजना है क्या एक्चुअल में, स्वामित्व योजना के बारे में थोड़ा सा बता दूं। स्वामित्व योजना क्या है, स्वामित्व योजना एक तरीके से डिजिटल मैपिंग की योजना है। डिजिटल मैपिंग की योजना, कुल मिला के जो जमीन जायदाद है, जमीन है, जो अचल संपत्ति है, उन सब जमीन को क्या किया जाएगा, ड्रोन के माध्यम से उसका मैपिंग किया जाएगा स्वामित्व योजना के अंतर्गत, और जो उसका सही मालिक है उसको उसका कार्ड दिया जाएगा कि हाँ तुम अब इसके मालिक हो। तो डिजिटल मैप से सड़क, स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में मदद मिलेगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुल मिलाकर डिजिटल मैपिंग की योजना है, जान लीजिएगा। अगला प्रश्न देखें, स्वामित्व योजना से जुड़ा कौन सा कथन सही नहीं है। यह केवल कृषि भूमि पर आधारित ऋण योजना है, तो किसी प्रकार का ऋण योजना तो है ही नहीं। ठीक है, मैपिंग की योजना, डिजिटल मैपिंग की जाएगी तो ऋण योजना तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी, शहरी संपत्तियों का रिकॉर्ड रखा जा सकता है, नहीं, मुख्य रूप से शहरी नहीं है, मुख्य रूप से ये फोकस किसको करता है, ग्रामीण क्षेत्र को करता है। यह योजना ग्रामीण नागरिकों को उनकी काबिज भूमि का स्वामित्व कार्ड देती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी देखें, यह योजना केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए सीमित है, नहीं, सभी के लिए, सभी के लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। डॉक्टर रमन सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में क्या भेंट किया। तो कुल मिलाकर उस समय हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के, डॉक्टर रमन सिंह, वो गए थे कहां,
दिल्ली, और दिल्ली में मुलाकात किया उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से। और जब अमित शाह से मुलाकात की तो उन्होंने एक प्रतीक चिन्ह भेंट किया। वो प्रतीक चिन्ह क्या था? वो था माडिया मदिन युगल नृत्य की प्रतिमा, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न आएगा, अगर कभी नहीं पढ़े हैं तो मैक्सिमम लोग ऑप्शन नंबर ए मार के आएंगे या ऑप्शन नंबर डी, लेकिन होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। डॉक्टर रमन सिंह और अमित शाह के बीच बैठक हुई, प्रमुख रूप से क्या बात हुई इसमें? तो प्रमुख रूप से जो बात था वो राज्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की बात रमन सिंह ने अमित शाह जी से की थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किन दो नदियों में जल मार्ग विकसित कर झारखंड और उड़ीसा को जोड़ने की योजना है? तो मैं आपको बता दूं कि जल मार्ग विकसित करने की बात अगर है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में जल मार्ग विकसित करने के लिए 5 नदियों का चयन किया गया है। 5 नदियों का चयन किया गया है। वो 5 नदियां कौन है? पहली नदी है आपकी जिसको आप कहेंगे कन्हर। दूसरी नदी है वो है ईब। तीसरी नदी जो है वो है शबरी। चौथी नदी जो है वो है इंद्रावती। और 5वीं नदी जो है वो है महानदी। तो इन 5 नदियों पर जल मार्ग विकसित करने का प्रावधान व्यवस्था किया गया है। तो कन्हर जो बहता है वो बलरामपुर क्षेत्र से बहता है, और ये कुल मिला के अगर जोड़ता किसको है तो छत्तीसगढ़ से जाता है कहां? ये झारखंड में, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ता है। दूसरा कहें ईब जो है वो किसको किसको जोड़ेगा? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को जोड़ेगा। पूछा क्या है? लगभग 150 किलोमीटर की लंबाई है। इस 150 किलोमीटर मतलब 150 किलोमीटर लंबा जल मार्ग इसके अंतर्गत बनाया जा रहा है। 150 किलोमीटर लंबा जल मार्ग में क्या है? पर्यटन भी शामिल होगा और यातायात भी शामिल होगा। तो आपसे ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूछा जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जल परिवहन में मास्टर प्लान में छत्तीसगढ़ की कुल कितनी नदियों को शामिल किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? तो 5 नदियां शामिल है, पर्यटन और परिवहन दोनों के उद्देश्य हैं, अभी बता दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन कौन सी 5 नदियां? जल परिवहन के मास्टर प्लान में छत्तीसगढ़ की कुल 5 नदियां जिसमें कन्हर, ईब, महानदी, इंद्रावती और सबरी को शामिल किया गया है, जिनका उद्देश्य परिवहन पर्यटन दोनों को बढ़ावा देना है। इसमें माल ढुलाई की लागत घटाना, जल की सतत उपयोग करना, नदियों को नवजीवन देना, सारी चीजें इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। छत्तीसगढ़ सरकार ने 27 लाख किसानों को धान की अंतर की राशि के रुपए में प्रति क्विंटल कितने रुपए फरवरी में एकमुश्त देने का निर्णय किया है? तो कुल मिला के अगर इसको बहुत आसानी से आप देख लें तो वैसे भी समझ सकते हैं कि जो केंद्र सरकार की एमएसपी होती है वो तुरंत मिल जाता है, और फिर राज्य सरकार अलग से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसका नाम अलग से बदल दिया गया है, उसका नाम पता नहीं क्या भूल गया हूं, उसके अंतर्गत दिया जाता है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा था कि हम 3100 रुपए क्विंटल की धान की खरीदी करेंगे। तो 3100 रुपए क्विंटल की धान की खरीदी करेंगे, तो 3100 में 800 रुपए जो है केंद्र सरकार देती है, और 3100 में 800 अगर घटा दें तो कितना बच जाता है? 2300 रुपए। तो 2300 रुपए एमएसपी के तहत केंद्र सरकार देती है और 800 रुपए राज्य सरकार देती है। केंद्र सरकार की जो राशि होती है वो जैसे ही आप धान बेचते हैं तुरंत ही मिल जाता है, लेकिन राज्य सरकार की राशि राज्य सरकार उसको अलग से देती है गैप को भरने के लिए, तब तो 3100 होगा, 2300 और 800 3100। ठीक है, तो ये 800 रुपए की राशि फरवरी माह में मिलने की बात कही गई थी। अब मिला कि नहीं वो आगे करंट अफेयर में पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ कैबिनेट के किस निर्णय के तहत महिला एवं स्वयं सहायता समूह को पुनः जिम्मेदारी सौंपी दी गई? मतलब किस निर्णय के तहत नहीं, मतलब क्वेश्चन गलत है, पूछा यह है कि स्वयं सहायता समूह को पुनः
जिम्मेदारी सौंपी जा रही किस काम को लेकर के, तो रेडी टू ईट योजना है। रेडी टू ईट योजना क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आंगनबाड़ी सुने होंगे, आंगनबाड़ी, ठीक है। आंगनबाड़ी में दो तरीके के भोजन मिलते हैं। एक भोजन होता है जिसको बोला जाता है गर्म भोजन, और दूसरा होता है जो कि बोलते हैं जिसको THR। और THR में भी दो कैटेगरी हो सकती है, एक तो हो सकता है कच्चा मिल सकता है, और दूसरा मिल सकता है रेडी टू ईट। रेडी टू ईट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं। रेडी टू ईट कहने का मतलब क्या है उसको अलग बात करेंगे, लेकिन यहां देखते हैं गर्म भोजन किसको मिलता है। सामान्य तौर पे 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं जो आंगनबाड़ी आते हैं उनको मिलता है। गर्भवती धात्री माताएं आती हैं उनको मिलता है, इन सबको गर्म भोजन मिलता है। लेकिन जिनको कुपोषण अधिक है, या फिर जो बच्चे आंगनबाड़ी के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चे टारगेट होते हैं, यानी ये लाभकारी समूह में आते हैं, तो जो बच्चे 0 से 3 वर्ष के हैं उनको कैसे दिया जाएगा, तो उनको दिया जाता है THR के तहत। THR मतलब टेक होम राशन, ठीक है, टेक होम राशन इसको बोलते हैं। अब THR के तहत दिया जाएगा तो एक तो कच्चा दिया जाएगा, जैसे चावल दाल सब्जी दे दिया गया, वो पका ले। दूसरा होता है रेडी टू ईट। रेडी टू ईट ऐसा भोजन होता है जो कि पका हुआ है, तैयार है, बस उसको खाने के लिए वो तैयार है। जैसे सत्तू हो गया, पानी मिलाइए खाइए। जैसे चना हो गया भुना हुआ, सीधे खा लीजिए। जैसे कोई और प्रोडक्ट हो गया, बिस्किट हो गया, सीधे खा लीजिए, रेडी है खाने के लिए, वैसे प्रोडक्ट को रेडी टू ईट कहा जाता है। सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी के अंतर्गत रेडी टू ईट के अंतर्गत क्या मिलता है, सत्तू मिलता है। सत्तू विभिन्न प्रकार के अनाज को भून करके उसको पीस करके बनाया जाता है, वैसा सत्तू मिलता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, रेडी टू ईट शुरू में सरकार के जो मतलब जो पार्टी के अच्छे अच्छे पकड़ वाले नेता होते थे गांव वालों को, उनको दे दिया जाता था कि तुम बनाओ, तुम करो जो करना है। तो वही बनाता था, बेचता था, उसमें जो भी पैसा वैसा बचाता था। फिर उसके बाद रेडी टू ईट योजना को दे दिया गया किसको, महिला स्वयं सहायता समूह को, कि आप लोग ये बनाइए और आप लोग आंगनबाड़ी तक पहुंचाइए। फिर से इनसे छीन लिया गया था, फिर से वैसे ही किसी विशेष व्यक्ति को, किसी फर्म को दे दिया गया। लेकिन अभी फिर से कैबिनेट ने निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री ने, कि रेडी टू ईट योजना के अंतर्गत जो रेडी टू ईट बन रहा है उसको फिर से कौन बनाएगा, तो स्वयं सहायता समूह ही बनाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। छत्तीसगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही को कितनी राशि दी जाएगी, या कितनी राशि दी गई, तो 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 5,62,112 भूमिहीन मजदूरों को 10,000 की आर्थिक सहायता प्रति व्यक्ति प्रदान की गई। यह राशि चेक के माध्यम से वितरित की गई और इसका उद्देश्य भूमिहीन परिवारों की आय में वृद्धि और आर्थिक संबल देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों में कौन शामिल नहीं होगा, तो भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनके पास भूमि नहीं है सामान्य तौर पर, जैसे गुनिया हो गया, माझी हो गया, नाई, धोबी हो गया, वनोपज संग्राहक, वन भूमिहीन परिवार हो गया। लेकिन वन भूमि के मालिक जो किसान जिनके पास भूमि है वो भूमिहीन कैसे माने जाएंगे, आगे हम लोग देखते हैं डिस्क्रिप्शन में कि किसको किसको भूमिहीन के अंतर्गत माना जाएगा, तो उसको भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी कूट वाला प्रश्न पूछता है तो कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे वनोपज संग्राहक, चारवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, धोबी, नाई, पौनी पसारी समुदाय, आदिवासी समुदाय, धार्मिक कार्य में करने वाले बड़े पुजारी, बैगा, गुनिया, माझी, ये सब आते हैं किसमें, इसके मतलब लाभकारी समूह में आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित 25वें रेगुलेटरी एंड पॉलिसी मेकर्स रिट्रीट में छत्तीसगढ़ पारेषण कंपनी को कौन से 2 पुरस्कार प्राप्त हुए, तो ये दोनों पुरस्कार कौन कौन से, एक तो था आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड और दूसरा था फर्स्ट रनर अप इन ईजीएस्ट एक्सेस टू ओपन एक्सेस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक प्राइवेट कंपनी ने इसका वो किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ को मिला है, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। छत्तीसगढ़
पारेषण कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार किस संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिया गया? तो ये संगठन था पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होना, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिसको 2.0 के नाम से जाना जाता है, यानी नया, पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना 1 था, अब दूसरा उसका जो चरण आया है उसमें BLC घटक के अंतर्गत प्रति आवास की संशोधित कुल राशि कितने रुपए तय की गई? मतलब पहले कम था, अब बढ़ा दिया गया, तो कितने रुपए हो गया? 3,89,000 रुपए। ठीक, चलिए, पहले ये 3,21,000 रुपए था। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के AHP घटक के अंतर्गत प्रति आवास राज्यांश में कितनी वृद्धि किया है? तो पहले था ये 2,50,000, अब हो गया 2,80,000। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। AHP मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप घटक के अंतर्गत प्रति आवास की कुल राशि को 4,75,000 से बढ़ा करके 5,75,000 कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिए गए राज्यांश को पहले 2.5 लाख देता था राज्य सरकार, उसको 2,80,000 रुपए कर दिया गया है। इस निर्णय से 27,000 परिवारों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से उपराष्ट्रपति आए थे छत्तीसगढ़, उसकी बात करते हैं। उपराष्ट्रपति आए, लोकसभा अध्यक्ष आए, ये क्यों आए थे दोबारा एक साथ? पहले तो आए थे उपराष्ट्रपति, हमने देखा था कि बिलासपुर में जो दीक्षांत समारोह था गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में, उसको अटेम्प्ट करने के लिए आए थे उपराष्ट्रपति अकेले। फिर आए उपराष्ट्रपति के साथ लोकसभा अध्यक्ष भी आए। तो क्यों आए थे? एक विवाह समारोह में आए थे, लेकिन पूछा जा सकता है प्रश्न, इसलिए बता दिया। कौन सा विवाह समारोह? बृजमोहन अग्रवाल के परिवार में शादी समारोह। अगला प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और ओम बिरला के स्वागत के लिए रायपुर हवाई अड्डे पर राज्य सरकार की ओर से किन 2 पदाधिकारियों की अगवानी की गई? ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके का प्रश्न पूछ सकता है, इसीलिए मैं इस प्रश्न को 2-3 बार डलवाया हूं। पहले ये प्रश्न आप देखते हैं कि पहले आपको ये देखने को मिलता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आते हैं। तो जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात आएगी तो समझिएगा कि राज्यपाल ने स्वागत किया है, पूछिएगा प्रश्न। दूसरी बात, जब और भी लोग आएंगे यानी विवाह समारोह में आएंगे तो आवश्यक रूप से जगदीप धनखड़ के अलावा अन्य नाम उसमें आपको दिया रहेगा। तो इसका जो स्वागत किया था, उसको स्वागत किया था मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पर्व 2025 के लिए छत्तीसगढ़ की झांकी किस प्रमुख थीम पर आधारित है? तो यह है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ऑप्शन नंबर सी। ये दिल्ली में होने वाला है और मतलब दिल्ली में होने वाला था, हो गया उस समय। और राम नामी समुदाय के जो लोग होते हैं उन्होंने अपना इसमें जो दिखाया था अपने कल्चर को। सल्फी नामक जो पेय पदार्थ होता है, मादक पेय जिसको बोला जाता है, उसको दिखाया गया था। जो उसमें लोग जो पार्टिसिपेट किए थे उनके अपने शरीर पर राम राम लिखवाए थे, कपड़े पर राम राम लिखवाए थे। इस प्रकार से एक झांकी बनाया गया था। ठीक है, राम नामी समुदाय की किस विशेष धार्मिक पहचान को छत्तीसगढ़ की झांकी में दर्शाया गया? तो शरीर और वस्त्रों पर राम राम शब्द की अंकितता को दर्शाया गया था। ठीक है, रामनामी समुदाय छत्तीसगढ़ की प्राचीन और विशिष्ट परंपरा को दर्शाता है जिसमें निराकार राम की उपासना की जाती है। इस समुदाय की विशेषता है कि उनमें शरीर और वस्तुओं में राम राम शब्द अंकित होता है। झांकी में पुरुष और महिला रामचरितमानस का पाठ करते हुए घुंघरू से भजन करते हुए दिखाया गया है और उनकी भक्ति और सांस्कृतिक साधना का प्रतीक है। इसके अलावा सल्फी पेय पदार्थ को दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ की और भी अनेक संस्कृतियों को उसमें दिखाया गया है, जो कि आप ऐप में फ्री में पढ़ पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो मतदाता दिवस सामान्य तौर पर 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस या मतदान दिवस जो भी बोले। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है और 25 जनवरी को मतदाता दिवस होता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार उन राज्यों में जहां 25 जनवरी को अवकाश है, मतदाता शपथ का आयोजन कब किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाने का मतलब क्या होता है? जो भी नए मतदाता होते हैं, पुराने मतदाता होते हैं, उनको
जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जैसे शिक्षक हो गए या फिर जिनका जिनका ड्यूटी लग गया, वो क्या करते हैं, वो एक जगह पे छोटे छोटे जगहों पे इकट्ठा करते हैं, जैसे गांव है, स्कूल है, तो स्कूल में इकट्ठा कर लिए और उनको शपथ दिलाते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, बिना भय पक्षपात के हम वोट करेंगे, बिना पैसे रुपए बिना लोभ लालच के वोट करेंगे। इस तरीके का छोटा मोटा कार्यक्रम होता है। नागरिकता के विषय में बताया जाता है, वोट के मूल्य के बारे में, मत के मूल्य के बारे में बताया जाए, ये सब चीजें कार्यक्रम होती है उसमें। तो अगर 25 जनवरी को जिन राज्यों में अवकाश होगा तो वहां 24 जनवरी को ही 11 बजे के आसपास शपथ दिला दिया जाएगा या फिर यह कार्यक्रम संपादित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक था ये करंट अफेयर। अब आने वाले करंट अफेयर में फिर हम आगे के जो करंट अफेयर है, मेरे ख्याल से जनवरी का अंतिम करंट अफेयर होगा जो अगला वीडियो आएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। कोई भी एग्जाम देने जा रहे होंगे, अभी आने वाले एक साल तक जो भी एग्जाम होंगे, जनवरी से लेकर के आगामी जितना भी करंट अफेयर होगा उसको जरूर एक बार रिवाइज करते जाइएगा। और जनवरी के बाद फिर आगे डेट बढ़ जाएगा तो एक एक महीना फिर पीछे कम करते जाइएगा। जैसे अगला जनवरी आ गया तो पिछला जनवरी छोड़ दीजिएगा, अगला फरवरी आ गया तो पिछला फरवरी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।